ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर निरंतर हमसे नई नई कहानियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सत्य घटना पे आधारित कहानी है तो हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज की पहली कहानी दिनेश जी ने भेजी है। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी, चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा। पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवार समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहां से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां आदि थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा, और आप तो 7 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तुम जल्दी से जगकर अपने लिए टिफिन भी बना लेना, पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 11 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नजर किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया, और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले लड़के की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा भाई लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जगकर खटपटा शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है।
अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस लड़के को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तुम 2 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नजरें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाजा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहां भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हो। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई है और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें मोहन जी ने भेजी है। कहानी की भाषा शुद्ध हिंदी में है, लेकिन सच कहूं तो दोस्तों कहानी पढ़ने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी, तो इसलिए कहानी में बिना बदलाव के मैं आज आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। भारत का एक राज्य उत्तराखंड मध्य हिमालय में स्थित है, जो कि एक भारतीय राज्य के रूप में सन 2000 में अस्तित्व में आया। पहले ये राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। पौराणिक काल से ही उत्तराखंड को 2 अलग अलग भौगोलिक इकाई के रूप में देखा जाता था, और वो है केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड यानी वर्तमान के गढ़वाल और मानसखंड यानी वर्तमान के कुमाऊं। हिंदू धर्म के 2 मुख्य तीर्थ स्थल केदारनाथ बद्रीनाथ भी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए शताब्दियों से यहाँ पर प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान देवी देवताओं, स्थानिक देव और देवियों का वास माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने साधना और सत्य की खोज में यहाँ आकर अनेक कठिन तप की और साधनाएं की। लेकिन इसके साथ ही जितना ये धर्म तप और साधना का केंद्र रहा है, वहीं यह वाम मार्गी तंत्र और वज्रयान मत भी विशिष्ट स्थल रहा है। यहाँ अनेक शक्ति और शैव पीठ है, जहाँ पर सदियों से तांत्रिक साधक औघड़ तप करके अपनी सिद्धियां और अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। गढ़वाल और कुमाऊं की लोक कथाओं की किंवदंतियों में परियों, देवी देवताओं, भूत प्रेतों की कहानियां प्रचलित है। उत्तराखंड के ऊंचे वीरान पर्वत शिखरों, घने जंगल, संकरी घाटियां, नदियां हर समय किसी भी व्यक्ति को अकेलापन और मृत्यु का एहसास दिलाकर जीवन की क्षणभंगुरता को स्मरण कराता है।
चूंकि हिंदू धर्म के दो प्रमुख तीर्थ भी यही है, इसीलिए सदियों से पूरे भारत से तीर्थाटन करने लोग यहाँ आते हैं। ज्यादातर तीर्थ यात्री बुजुर्ग लोग हुआ करते हैं जो कि जीवन के अंतिम पायदान पर होते हैं। इनमें से काफी तीर्थ यात्री यात्रा के दौरान ही मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और विधि विधान से अंतिम संस्कार न होने पर उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। इसलिए देवी देवता होने के साथ साथ यह क्षेत्र भूत प्रेत अच्छे परियों यक्षों राक्षसों और पिशाचों जैसी शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। ये बात 1970 के दशक की है। तब मेरे पिताजी ने सरकारी विभाग में अभियंता के पद पर टिहरी में प्रभार संभाले हुए थे। वो हर सांयकाल को अपने कार्यालय से निवृत्त होकर कुछ घंटे पहले टहलने जाया करते थे। टहलने के दौरान उनका परिचय पास के ही एक प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री आत्माराम जगुड़ी से हो गया, जो खुद संध्या काल में टहलने निकलते थे। जब परिचय हुआ और तब रोज ही मिलना हुआ तो बातें भी होने लगी। एक दिन दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे और भागीरथ को निहार रहे थे। तभी वहां से एक शवयात्रा निकली जिस पर उनकी बातचीत होने लगी और तब उनका विषय जीवन और मृत्यु पर आ गया। थोड़ी देर उस पर चर्चा विमर्श करने के बाद प्रधानाचार्य जी ने मेरे पिताजी से कहा, आज मैं आपको अपने ऐसे अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरी सोच, मेरी धारणा और मेरे विश्वासों को हिलाकर रख दिया। मेरे पिताजी ने उत्सुकतावश उनसे कहा, जी जरूर सुनाइए। प्रधानाचार्य जी ने आगे कहा, आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने कर्णप्रयाग स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यभार संभाल रखा था। आप तो जानते ही हैं कि तंत्र मंत्र में उत्तराखंड के तांत्रिक साधना स्थल एक दूसरे के पूरक है। एक देवप्रयाग और दूसरा कर्णप्रयाग जो कि वेला और अलकनंदा के संगम पर है। वो आगे बोलते गए। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था जिसके ताऊ जी का नाम पंडित श्री विश्वेश्वर प्रसाद था। एक दिन बाजार में चहलकदमी के दौरान मेरी उस छात्र से भेंट हो गई तो उसने अपने ताऊ जी यानी पंडित विश्वेश्वर प्रसाद जी से मेरा परिचय करवाया और हमारी पहचान हो गई। कुछ सप्ताह के बाद रास्ते में पंडित जी से फिर से मेरी मुलाकात हो गई तो हमने शिष्टाचार वश एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे की कुशलता पूछी और उसके बाद हमारी मुलाकातों का दौर बढ़ता ही चला गया। इसलिए क्योंकि वो अक्सर स्कूल आकर अपने पुत्र और भतीजे की पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछते थे और सांयकाल में हम लोग चाय की दुकान पर वार्तालाप किया करते थे। क्योंकि उस जमाने में रेडियो भी कम थे और आसपास की या बाहर की खोज खबर हमें समाचार पत्रों और मैगजीन इत्यादि से ही पता चलता था और फिर इसी बहाने से लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता था। मुझे और लोगों से पता चला कि पंडित विश्वेश्वर जी न केवल पूजा पाठ करते हैं बल्कि उन्हें तंत्र, काला जादू इत्यादि पर भी महारत हासिल है। ये सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। मैं उस समय धार्मिक और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं था। भगवान के अस्तित्व पर विश्वास था पर आत्मा, भूत प्रेत इत्यादि पर कोई विश्वास नहीं था, जिसे मैं मात्र मन का भ्रम और अंधविश्वास मानता था। चूंकि मेरा जन्म धार्मिक परिवार में हुआ था तो भगवान पर विश्वास रखना लाजिमी था, परंतु मुझे एक तरह के संशय ने घेर रखा था। प्रधानाचार्य आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि एक दिन बाद में मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी, परिचितों से मालूम हुआ है कि आपको तंत्र मंत्र में भी महारत हासिल है, क्या ये सच है? इस पर पंडित जी हंसते हुए बोले, हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इस पर फिर मैंने थोड़ा कुछ और प्रश्न किए जिनके उत्तरों से मेरी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। बातों बातों में मुझे पता चला कि पंडित जी थोड़ा सा तंत्र मंत्र नहीं बल्कि बहुत कुछ जानते हैं। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरा जन्म धार्मिक परिवार में हुआ है। मेरे दादाजी और ताऊ दोनों कर्मकांडी पंडित थे और घर का वातावरण धार्मिक था, इसीलिए मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भूत प्रेत इत्यादि पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। लेकिन आपकी बातों से मैं जिज्ञासा जागी है, आप इस पर कुछ कहें तो अच्छा होगा। इस पर पंडित जी ने कहा, अगर आप भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तो आपको भूत प्रेत के अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा, क्योंकि यह भी उसी सर्वोच्च चेतना के अंग है जिस चेतना का हिस्सा हम सभी जीवात्मा हैं। हाँ, आप माने या न माने, लेकिन भूत प्रेत आत्मा का अस्तित्व होता है। प्रधानाचार्य जी ने उनसे आगे पूछा, क्या आप मुझे इनका अनुभव करा सकते हैं? तो पंडित जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, तंत्र मंत्र जैसा कि आम आदमी समझता है वह काला जादू नहीं है, बल्कि यह परमात्मा से जुड़ने का, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का तीव्र गति मार्ग है।
समय समानांतर लोग इसे काला जादू, भूत प्रेत जादू टोने से जोड़ने लगे। ये सही है कि तंत्र के उपासक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और जन कल्याण के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कोई तमाशा मदारी का खेल नहीं है जो लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह एक अत्यंत गंभीर विषय है, एक कठोर तप है, कड़ी सिद्धि है जो अनेक कष्ट सहते हुए प्राप्त की जाती है। उनका उत्तर सुनकर मैं चुप हो गया। हमारे बीच थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर पंडित जी बोले, आप कुछ देखना चाहते हैं? उनका प्रश्न सुनकर मेरे मुंह से एकाएक उत्तर निकला, जी अगर आपको कोई कष्ट न हो तो। पंडित जी ने कुछ सोचकर कहा, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और 8 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन आप मेरे घर आए, लेकिन ध्यान रहे आप अकेले ही आए, साथ में किसी और को न लाए। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत अपनी हामी भर दी। 8 दिन बाद अमावस्या का दिन आ गया और मैं शाम को ही करीब 6 बजे पंडित जी के निवास स्थान पर पहुंच गया। उनके गांव में खेतों से ऊपर एक छोटा सा कमरा था जहां पर पंडित जी अपनी ध्यान साधना करते थे। पंडित जी मुझे उस कमरे में लेकर चले गए और एक छोटी सी खिड़की के पास एक आसन बनाकर मुझे वहां पर बैठने को कहा और फिर बताया कि कभी भी मुझे भय या डर लगे तो मेरा नाम पुकार लेना, और इतना कहकर वह खुद कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गए। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर ठीक नीचे सीढ़ीनुमा खेत थे जो घाटी की तरफ नीचे की ओर जा रहे थे। वातावरण बहुत शांत था, इतना शांत कि न केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी बल्कि नीचे की तरफ नदी का कलकल बहता पानी का शोर भी सुनाई दे रहा था। उस दिन सांध्य से ही आकाश से बादल गायब थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में लाखों टिमटिमाते तारे रात्रि का श्रृंगार कर रहे थे। 5 मिनट बीते लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 10 मिनट बीते, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई भी हलचल नहीं हुई। पंडित जी को मैंने देखा तो वो वही अपने आसन पर बैठे थे, एकाग्रचित ध्यान मुद्रा में। 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं अंदर ही अंदर से रोमांच, कौतूहल और भय से सराबोर हो रहा था, पर हर तरफ सन्नाटा और जुगनुओं की रोशनी और नीचे नदी के बहते पानी की आवाज थी। ठीक आधा घंटा बीत जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शादी ब्याह की बारात के ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हो। मुझे लगा शायद बगल के किसी गांव से कोई शादी की बारात आ रही होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया ढोल नगाड़ों की आवाज तेज होती चली गई, जैसे कि बारात नीचे घाटी से धीरे धीरे पहाड़ की सकरी कम चौड़ी पगडंडियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रही हो। वो सुन मेरे हृदय की धड़कन और तेज होती गई। करीब 15 मिनट बाद ऐसा लगा कि अब बारात खेत के निकट पहुंच गई है, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि से नहीं दिख रही थी। फिर एकाएक मुझे बारात में मशाल की रोशनी दिखाई देने लगी और अब बारात बेहद करीब मालूम होती थी। ढोल नगाड़ों का शोर भी बहुत बढ़ गया था और फिर खिड़की के सामने वाले खेत पर मुझे कुछ लोग नाचते हुए आते दिखाई दिए। और फिर जब खेत मशाल की रोशनी से रोशन हुआ तो मैंने अत्यंत भयक्रांत और हृदय की गति रोक देने वाला नजारा देखा। मैंने देखा कि बारात में 4-5 नर कंकाल, डाकिनी, भूत प्रेत इत्यादि सजीव होकर नाच रहे हैं। ये देखकर मेरा सीना डर से जैसे अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अत्यंत भयक्रांत करने वाला दृश्य था जिसका शब्दों में जिक्र नहीं किया जा सकता। फिर मैंने वो दृश्य देखा जिसकी कल्पना मात्र से ही आज भी मेरे शरीर में झुरझुरी छूट जाती है। मैंने देखा कि पंडित जी इन सभी भूत, पिशाच, डाकिनी और नर कंकालों के बीच नाच रहे हैं, पूरी तरह से भावमग्न होकर। तो जब मैंने उन्हें बाहर देखा मेरी नजर फिर से कमरे के अंदर आ गई। पर ये क्या, पंडित जी तो कमरे के दूसरे कोने में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पर यहाँ खिड़की के बाहर तो वो भूतों के साथ उनके बीच नाच रहे हैं। मैंने अपने आप से ही कहा, हे भगवान मुझे बचाओ। और तभी एक डरावनी शक्ल वाली औरत उस समूह से निकलकर धीरे धीरे नृत्य करते हुए मेरी खिड़की के पास आने लगी। मेरी आंखें भय से फैलती चली गई और मैंने जोर से बोला, पंडित जी, एक औरत खिड़की के बाहर मेरी तरफ आ रही है। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। वहां कुछ नहीं था, न ढोल नगाड़े थे, न मशालें थी, न नाचते हुए भूत प्रेत थे। ऐसा लगा जैसे कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। पंडित जी अपने आसन से उठे और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। अब रात में ये चमत्कारी भयावह अनुभव होने के बाद मुझमें अपने घर जाने की हिम्मत नहीं थी। पंडित जी मेरी भयभीत मनोदशा समझ चुके थे।
इसीलिए उन्होंने मुझे अपने परिवार के साथ ही रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी थी। अगले दिन प्रातः काल में ही मैं अपने घर वापस आ गया, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और नाश्ता कर स्कूल चला गया। लेकिन उस दिन से मुझे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। रात को लगता जैसे कोई घर के अंदर घूम रहा है। कभी कभी ऐसा लगता कि बेला और अलकनंदा के संगम से, जहाँ शमशान घाट है, वहां से बहुत सारी औरतें रो रही है। जबकि अगले दिन मैंने बगल के कमरे में रहने वाले साथी अध्यापक से पूछताछ की तो सभी ने बताया कि उन्होंने तो कुछ नहीं सुना। एक बार रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में मुझे अपने घर के नीचे रास्ते में जलती हुई मशाल की रोशनी की बारात जाते दिखाई दी तो मैं बहुत डर गया और सारी रात कमरे की बत्ती जलाकर और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गुजारी। एक दिन तो एक मित्र के घर से रात्रि भोजन कर लौटते हुए मैंने देखा कि मानव कंकालों की टोली मेरे मकान के पीछे से कहीं चली जा रही है और उस टोली में 4 कंकालों ने अपने कंधों पर एक अर्थी को उठा रखा है, जिसमें लाश सफेद चादर में लिपटा हुआ है और वो सभी नाचते हुए चले जा रहे हैं। तो उस रात में अपने मकान में सो नहीं पाया, बल्कि भागकर अपनी बहन के घर चला गया और वहीं पर रात गुजारी। इन अनुभवों का असर मेरी सेहत पर भी पड़ने लगा था और मेरी तबीयत खराब होने लगी। बुखार, कपकपी, नींद में बड़बड़ाना, हर समय विचलित रहना और अकेले रहने पर डर लगना। किसी तरह पंडित जी को मेरी स्थिति का पता चला तो वह तुरंत मुझसे मिलने आ गए। मेरे बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठकर मुझे थोड़ी देर निहारते रहे और फिर मेरी बहन जो वहां थी उनको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा। फिर वो मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोले, प्रधानाचार्य जी, मैं इस कमरे में उपस्थित ऊर्जा और आपके तेज को महसूस कर सकता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि आपने जो भी अनुभव इन दिनों किया वह मात्र आपके मन का वहम था। आपके भयाक्रांत मन की उपज थी, जो कि आपको तरह तरह की डरावनी अनुभूति करा रहा था। मेरा विश्वास कीजिए, आपके पीछे कोई भूत प्रेत किसी का भी प्रभाव नहीं है। मुझे मालूम है कि जो दृश्य आपने मेरे घर पर पिछली अमावस्या को देखा था, उसने आपके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डाला है। आपने वह देखा था जो आपका मन मस्तिष्क देखने को तैयार ही नहीं था। यह अनुभव आपके लिए वैसा ही था जैसे कि आप किसी आधुनिक सेना से भाले पत्थर लेकर युद्ध करने चले जाएं। मैंने आपको आगाह किया था कि तंत्र मंत्र दिखावे मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके पीछे साधक की वर्षों पुरानी तपस्या, साधना और सिद्धियां होती है। मैं खुद एक अघोरी था और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने अघोर विद्या सीखी और उसमें पारंगत हुआ हूँ। 12 वर्षों तक शमशान में रह विद्याएं सीखी और सिद्धियां प्राप्त की। मैं गिरनार के जंगलों में रहा, काशी और तारापीठ के शमशान में रहा और साधनाएं की तंत्र मंत्र और अघोर साधना एक ऐसी साधना है कि इन्हें हर कोई नहीं कर सकता। मैंने कितने लोग देखे हैं जो वाममार्गी तो बनते हैं, लेकिन वो इस दौरान मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हुए और फिर बेहद कठिन जीवन जीते हुए देखा है, जो कि मृत्यु से भी भयानक है। तंत्र और अघोर एक बेहद कठिन साधना का मार्ग है, जिसमें इष्ट की संभावना कम और अनिष्ट की संभावना ज्यादा है, इसलिए इस चीज के साधक भी आपको कम ही मिलेंगे। 12 वर्ष खत्म होने के बाद अघोरियों को स्वतंत्रता होती है कि वह आजीवन अघोरी रहे और शमशान में रहे, या फिर वापस लोक जीवन में आकर समाज कल्याण पर ध्यान दे, पारिवारिक बने। आपका मन इस अनुभव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। उसके बाद पंडित जी ने मेरे माथे पर भभूत रगड़े और मेरे निवास स्थान पर एक यंत्र लगा दिया। उस दिन के बाद से मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और डर भी कम लगने लगा। 2-3 दिन में मेरी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति भी ठीक हो गई। फिर मैं छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया और महीना भर वही रहा, लेकिन आज भी यदा कदा उस दिन का दृश्य याद आता रहता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि काश मैंने ये वाला अनुभव न किया होता तो शायद संशय दिमाग में रहता, लेकिन आजीवन का भय तो न रहता। दोस्तों, आज की कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी बहुत अलग थी और खास भी थी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए और कहानी के बारे में अपनी राय बताएं और इस पोस्ट को जरूर शेयर कीजिए। मेरी कहानियां सुनने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।